Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to continue with chapter number 16 of our spectrum, that is non-cooperation movement and खिलाफत आंदोलन. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि खिलाफत इशू जो था वो क्या था, और हमने ये भी पढ़ा कि जो मुस्लिम्स हैं वो चाहते थे कि जो खलीफा हैं टर्की में, जो उनके स्पिरिचुअल लीडर थे, उनको वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी रिटेन करने को मिले उनकी स्पिरिचुअल प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स, एंड ऑल्सो सर्टेन टेरिटरी शुड बी गिवन टू द खलीफा. मुस्लिम्स जो थे वो जब टर्की को डिसमेंबर किया गया उसके बाद से नाराज़ थे और उनकी कुछ डिमांड्स थी. इनिशियली जो मूवमेंट है वो लिमिटेड था टू द एक्शंस लाइक मीटिंग्स, पेटिशंस, डेपुटेशंस इन फेवर ऑफ खिलाफत. राइट, इसका क्या मतलब है कि जब इनिशियली जो नेशनलिस्ट थे जो खिलाफत मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे, वो पेटिशंस में बिलीव कर रहे थे, वो डेपुटेशन सेंड कर रहे थे टू द अथॉरिटीज़ ताकि उनकी जो डिमांड्स है वो अथॉरिटीज़ के सामने रखी जा सके, और मीटिंग्स कर रहे थे जो बेसिकली जो मॉडरेट आपका स्टाइल ऑफ स्ट्रगल है वो कर रहे थे. लेकिन लेटर मिलिटेंट ट्रेंड जो है वो इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है. एक एक्टिव एजिटेशन दिखेगा आपको कि स्टॉप ऑल कोऑपरेशन विद अथॉरिटी. ठीक है, कोई भी कोऑपरेशन स्टॉप करने का क्या मतलब होता है कि आप किसी एंटिटी के साथ, अगर आपको कोई काम बोला जा रहा है तो आप उस एंटिटी के साथ अलाइन ना करें, आप वो एक्शन को परफॉर्म ना करें, आप कोई भी रूल्स मानने को मना करें, कोई भी कोऑपरेशन दिखाने के लिए आप मना कर रहे हैं. तो उस टाइप की कोई एक ट्रेंड यहाँ पे इमर्ज होते हुए नज़र आ रही है. ओके, एक और बात आपको पता चलेगी कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि दिल्ली में नवंबर ऑफ 1919 में कॉल हुई थी, उसने बोला कि बॉयकॉट करना है हमें ऑल ब्रिटिश गुड्स का. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स का क्या मतलब है? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई 1919 नवंबर, दैट कॉल्ड फॉर बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स. मतलब जो आपके सिमिलर ग्राउंड्स पे हम स्वदेशी मूवमेंट में देख चुके हैं कि जो मैनचेस्टर क्लॉथ है या लिवरपूल सॉल्ट है, उसको आप बॉयकॉट कीजिए, आप वो सामान को यूज़ करना बंद कीजिए, आप हमारे देश के ही सामान को यूज़ कीजिए. ठीक है. और एक और बात जो अनाउंस हुई वो ये थी कि वील स्टॉप कोऑपरेशन टिल पीस टर्म्स वर फेवरेबल टू टर्की. तो टर्की के साथ जब तक फेवरेबल टर्म्स नहीं आते हैं तब तक हम सारे टाइप की कोऑपरेशन को रोक देंगे, ये डिक्लेयर हो चुका था. गांधी जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थे. ठीक है, उन्होंने इस इशू को एक प्लेटफॉर्म की तरह देखा जो कि यूनाइट कर सकता है मासेस को, जो साथ में ला सकता है मुस्लिम्स को, हिंदूज को, और उनकी जो असेसमेंट है, उनकी जो एनालिसिस है वो सही साबित होगी व्हेन वी विल डू इवेलुएशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. क्योंकि आप देखेंगे कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन कितनी ज़्यादा था इस टाइम पर और कितना मास पार्टिसिपेशन था, आप वो देखेंगे आगे चलकर. तो गांधी जी जो कि प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, उन्होंने देखा कि ये प्लेटफॉर्म है जिससे मासेस को यूनाइट किया जा सकता है. नॉन कोऑपरेशन एक तरीके का एक स्ट्रगल जो है वो इन्वॉल्व भी कर सकता है मासेस को, क्योंकि अब आपके लिए कुछ एक्शन करने के लिए है. पहले जब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में लड़ रहे हैं या फिर आप कोई पेटिशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं अथॉरिटीज़ में, उसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स इन्वॉल्व हैं, वो अपना लेटर लिख रहे हैं, अब उसका जो आंसर आएगा आएगा. अगर आपका कोई बिल आया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो आप उसके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, अगर आप उसको पास होने से रोक पा रहे हैं, डेडलॉक क्रिएट कर पा रहे हैं, तब तो कोई फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा. लेकिन इसमें क्या है, मासेस अलूफ है, मासेस को कुछ करने को नहीं मिल रहा है. बट जब आप बोलते हैं कि डू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिखाइए, तो आपके पास कोई एक्शन करने के लिए है. तो यहाँ पे मासेस यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि कांग्रेस का स्टैंड खिलाफत मूवमेंट में क्या था. सपोर्ट ज़रूरी था कांग्रेस का किसी भी मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के सक्सेस होने के लिए, क्योंकि इस वक्त तक कांग्रेस एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी इंडियंस को, काफ़ी बड़ी पार्टी थी, सारे प्रोमिनेंट लीडर्स इस पार्टी का हिस्सा थे. तो कांग्रेस का सपोर्ट तो एसेंशियल था. ओके, कांग्रेस का सपोर्ट यहाँ पे एसेंशियल है. हाउएवर गांधी जी ने जब बोला कि हम खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, सारे जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उनका एक यूनिफॉर्म सपोर्ट नहीं मिलता है इनिशियली. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे उन्हें लैक्यूनीज नज़र आ रहे हैं.
तो वो कौन से लीडर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज हुई बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट, लेट अस सी। जैसे तिलक जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे, जिनकी फैन फॉलोइंग भी, मतलब पॉपुलर सपोर्ट जो था उनका वो काफ़ी हाई था, उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। उनको प्रॉब्लम थी अलायंस करने में विद मुस्लिम लीडर्स, क्योंकि उनके कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस थे। ठीक है। ऑल्सो अभी तक सत्याग्रह जो है वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया है। सत्याग्रह आपने करके देखा है साउथ अफ्रीका में, जो मासेस ने अभी तक देखा नहीं है। और शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मतलब एक स्मॉल अमाउंट कह रही हूँ, स्मॉल एरिया में सत्याग्रह करा हमने, इन चंपारण, देन खेड़ा, इलाहाबाद मिल्स, तीनों केसेस में। और वो लेकिन बहुत एक, इट वाज अ स्मॉल मूवमेंट, इट वाज नॉट बिग, इट वाज, उसका स्केल जो था वो काफ़ी छोटा था, राइट। तो स्केप्टिकल थे वो कि सत्याग्रह इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या पॉलिटिक्स का, राइट। एक मूवमेंट, शॉर्ट टर्म मूवमेंट क्रिएट करना, एक स्मॉल एरिया में क्रिएट करना एक अलग बात होती है क्या, बट ये क्या एक पॉलिटिकल टूल बन सकता है, ये क्वेश्चन था तिलक का। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रविंदर कुमार, जो कि एक प्रोफेसर हैं, गांधी जी जो है, ही मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू कन्विंस तिलक ऑफ द वर्च्यूज ऑफ सत्याग्रह। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर मुस्लिम्स के साथ हम जोड़ते हैं मूवमेंट को और हम साथ में आते हैं तो एक्सपीडिएट हो जाएगा मूवमेंट, जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा टू गेट इंडिपेंडेंस। ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा, जो हम इतने स्लो चल रहे हैं, जो स्लो पेस्ड मूवमेंट है, वो यूनाइटेड फ्रंट रखने से जल्दी आएगी। तो ये कुछ तरीके से गांधी जी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे तिलक को। ठीक है। ऑल्सो कुछ लीडर्स थे जो अपोज कर रहे थे काउंसिल का बॉयकॉट। ओके। तो जब ये बोला गया कि आप काउंसिल्स को बॉयकॉट कीजिए, आप काउंसिल एंट्री मत कीजिए, तो कुछ लीडर्स थे जिनको इससे प्रॉब्लम थी, कि उन्हें ये लगता था कि अगर हम काउंसिल का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर हम काउंसिल को बॉयकॉट करेंगे, तो हमारी जगह वो पोजीशन कोई और लेगा। और अगर वो गवर्नमेंट लॉयलिस्ट ही पोजीशन ले लेते हैं तो एक तरीके से सारे बिल्स ही पास होने लगेंगे। और अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं बनते हैं तो ऑब्वियसली एक्टिव पॉलिटिक्स का आप पार्ट नहीं बन रहे हो, आप वहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो कंट्री को, तो फिर किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो बहुत सारे लीडर्स इसके भी खिलाफ थे। ठीक है। लेकिन लेटर वी सी कि गांधी जो है, ही वॉज एबल टू गेट अप्रूवल ऑफ कांग्रेस फॉर द प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, and the Congress also felt inclined to support non-cooperation program। ठीक है। खिलाफत क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस जो है अब एक्सेप्ट कर लेती है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। उसके 3 मेजर रीजंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि कांग्रेस क्यों अप्रूवल स्टेट पे आ गई। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि सच बात है। अगर आप मुस्लिम्स के एक कॉज के लिए, कोई भी कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी के कॉज के लिए अगर लड़ाई लड़ती है, तो ऑब्वियसली यूनिटी आना इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, राइट। एंड टू ब्रिंग मुस्लिम मासेस इनटू नेशनल मूवमेंट। ऑब्वियसली अगर मुस्लिम मासेस अब नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि उनका एक इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। ठीक है। ऑल्सो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप कर रहे हो तो हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, आर्टिजन्स, पेजेंट्स, सब लोग जो है एक एम्बिट के अंदर आ जाएंगे, उन्हें करने के लिए एक एक्शन मिलेगा, अपने खुद के राइट्स के लिए लड़ने का मौका मिलेगा, राइट। इसीलिए ये एक अप्रूवल आता है कांग्रेस की तरफ से। दूसरा जो है, कांग्रेस का जो है फेथ लूज हो रहा था इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। आपने पंजाब का इंसिडेंट देखा, जलियांवाला बाग, राउलेट एक्ट, ऑल्सो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से ज़्यादा खुश नहीं थे नेशनलिस्ट्स। तो उन्हें ये नज़र आ रहा था कि पंजाब का इंसिडेंट जो हुआ, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करना तो मुश्किल है, क्योंकि वायलेंस हो रहा है, आगे से एक साइड से वायलेंस होता जा रहा है, तो कितना आप विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रह के चीज़ें करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई, वो भी, उससे भी ज़्यादा खुश नहीं थी कांग्रेस। ठीक है। जिस तरीके से डायर को वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से 30,000 पाउंड्स का कलेक्ट करके डायर को मिलता है, तो उस वजह से ज़्यादा खुश थी नहीं कांग्रेस, और उनको लग रहा था वी विल हैव टू चेंज समथिंग अबाउट आर पॉलिटिक्स। ठीक है। ऑल्सो
कांग्रेस को अच्छे से पता था कि द मासेस वर ईगर टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर डिसकंटेंट। ऑब्वियसली मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि वॉर टाइम क्राइसिस क्या थे, ठीक है, इन्फ्लेशन था, वॉर टाइम क्राइसिस थे, इकोनॉमिक कंडीशन पुअर थी। जो सोल्जर्स इंडिया की तरफ से लड़के आए थे वो जब वापस आए तो उन्होंने कंडीशन देखी, दे कुड नॉट बिलीव इट कि इंडिया तो एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं था वॉर में, और जब वो वापस आए तो इंडिया की कंडीशन ऐसी है, खाने के लिए खाना नहीं था, प्राइजेज वर इंक्रीजिंग, रेंट्स वर इंक्रीजिंग, जॉब्स जा रही थी, आर्टिजन्स एक्सेट्रा की, क्योंकि इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटिश गुड्स का। तो एक तरीके से कंडीशन बहुत बुरी थी। उसके बाद सेकेंडली आपने बिल्कुल जो इम्पीरियलिस्ट, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म देखा इन जलियांवाला बाग मैसेकर, ये कोई भूल नहीं सकता था, राइट। सरदार उधम सिंह के बारे में उसके बाद हमने पढ़ा कि, तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है लोगों पे। तो अब वो बिल्कुल तैयार है टू गिव एक्सप्रेशन टू द डिसकंटेंट। अभी ये बात नहीं हो रही है कि एक आइडिया है उसके लिए एक मीटिंग रखी जा रही है तो कौन कौन मीटिंग में आएगा, नहीं, इट इज लाइक एक्टिव सप्रेशन होने के बाद अब मासेस जो है वो रोड पे आने के लिए तैयार है लड़ने के लिए। तो एक तरीके से अगर आप उनको एनर्जी, उनकी एनर्जी को एक डायरेक्शन देंगे कि आप नॉन कोऑपरेशन दिखाइए, तो ये मूवमेंट एक सक्सेस हो सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ खिलाफत मूवमेंट, राइट, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। मुस्लिम लीग का ये था कि मुस्लिम लीग ने डिसाइड कर लिया था कि वो फुल सपोर्ट करेंगे कांग्रेस का एंड इट्स एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, क्योंकि मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था। अभी हमें पता है कि मुस्लिम लीग में जो लोग थे वो यंगर नेशनलिस्ट थे, यंगर मुस्लिम्स थे, और वो काफ़ी अलग थिंकिंग के थे। वो भी एंटी इम्पीरियलिस्ट थे, वो भी एंटी ब्रिटिश थे, वो काफ़ी अलग थे फ्रॉम अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट जो कि कंजर्वेटिव स्कूल था। तो फुल सपोर्ट दे रही है अभी मुस्लिम लीग, ठीक है। फरवरी 1920 को क्या होता है, जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेप्यूटेशन जाता है वाइस रॉय के पास, ठीक है। फरवरी 1920 को ही गांधी जी अनाउंस करते हैं कि इश्यूज ऑफ पंजाब रॉन्ग जो है वो दैट हैज बीन ओवरशैडोड बाय खिलाफत क्वेश्चन एंड दैट ही इज गोइंग टू लॉन्च अ मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगर टर्म्स ऑफ पीस जो है विद टर्की वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती है इंडियन मुस्लिम्स को। तो फरवरी 1920 में एक डेप्यूटेशन जाता है वाइसरॉय के पास हिंदूज एंड मुस्लिम्स का। फरवरी 1920 में ही गांधी जी ये अनाउंस करते हैं कि अगर मुस्लिम्स को सेटिस्फाई करने वाली कोई चीज़ नहीं आती है जिससे एक पीस ट्रीटी साइन हो पाए विद टर्की जो कि इंडियन मुस्लिम्स को भी सेटिस्फाई करे, तो फिर मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करूंगा। ट्रीटी ऑफ सर्विस आती है विद टर्की जो कि डिसमेंबर कर देती है टर्की को 1920 में, अगेन इग्नाइटिंग द मुस्लिम्स, राइट, क्योंकि डिसमेंबर कर दिया गया है टर्की को, ठीक है। 1920 जून में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है इलाहाबाद में जो कि बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स सब कुछ अप्रूव कर देता है और गांधी जी को बोलता है लीड करने को। वेरी इंपॉर्टेंट, जून 1920 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, इलाहाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अप्रूव कर रहा है, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, schools, colleges, law courts, and asked Gandhi to lead the movement, right? Okay, now we come to August of 1920। August 31st भी आप याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, if you're following my lectures, August very important month in our freedom struggle, ठीक है, आज़ादी भी इसी मंथ में मिली as you know। So August 31st 1920 खिलाफत कमिटी जो है started a campaign of non-cooperation and movement was formally launched, formally launch हो चुका है movement, formal launch in August 31st 1920 पे, formal launch on this date, okay, very very important। ये भी आपको याद रखना है कि अगस्त 1 को अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट तिलक, ओके। तो आपको याद रखना है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, कौन से लीडर्स हैं, कौन से लीडर्स नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में ये चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। तो फॉर्मली लॉन्च कब हो रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, August 31st of 1920, ओके। नाउ वी कम टू सितंबर, स्पेशल सेशन ऑफ इन कैलकाटा,
कांग्रेस का, ठीक है, अप्रूव क्या कर रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टिल पंजाब एंड खिलाफत wrongs were removed and Swaraj was established. Very important. Special session of Congress in Calcutta. ऑल पार्टी मीटिंग कब हुई थी? ऑल पार्टी मीटिंग जून 1920 इलाहाबाद. देन वी कम टू खिलाफत कमेटी ने कैंपेन कब लॉन्च किया फॉर्मली? अगस्त 31. सितंबर में, आपको ये बात पता है ना कि दिसंबर में होती थी हर साल मीटिंग ऑफ कांग्रेस, तो जितनी भी स्पेशल सेशंस है वो बाकी मंथ्स में होंगे अगर बुला के किया जाता है. वैसे दिसंबर में जो हो रहा है वो एनुअल मीटिंग है कांग्रेस की. तो यहाँ पे स्पेशल सेशन जो है कांग्रेस का आईएनसी का कैलकाटा में, उसमें अप्रूव हो जाता है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम टिल पंजाब और खिलाफत की जो रॉन्ग डूइंग्स है उसको रिमूव ना कर दिया जाए और स्वराज इस्टेब्लिश ना कर दिया जाए. मतलब यहाँ पे दोनों एम है, पंजाब की जो रॉन्ग डूइंग्स है उसे उसको ठीक करना और खिलाफत रॉन्ग्स को ठीक करना. अब हम देख लेते हैं जो आपके मेंस का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोग्राम में क्या क्या था. बॉयकॉट कीजिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट करो. लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करो. अब और जो जस्टिस है वो आप पंचायत के थ्रू डिस्पेंस कीजिए लोगों को, लॉ कोर्ट्स की जगह. ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लॉ एज इन आप जस्टिस डिलीवरी भी अपने खुद के हाथ में लीजिए, ब्रिटिशर्स के हाथ में मत छोड़िए. Boycott of legislative councils. There were some differences over this, as some leaders like C.R. Das were not willing to include a boycott of councils. मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि boycott of councils क्यों नहीं चाहते थे लोग. C.R. दास जो हैं वो मॉडरेट हैं, ऑब्वियसली उनके मॉडरेट पॉलिटिक्स में मॉडरेट्स यूजुअली एक्चुअली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बॉयकॉट में को फेवर नहीं करते थे. तो सी आर दास आप यहाँ पे देखेंगे कि वो इसके खिलाफ है, बट फिर भी बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अनाउंस होता है इन सितंबर 1920 ऑफ कांग्रेस सेशन. ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, ठीक है, एंड यूज ऑफ खादी इंस्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने जो खुद की क्लॉथ है उसको आप यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, वो है खादी. ठीक है, हैंड स्पिनिंग को प्रमोट किया जा रहा है. ठीक है, नाउ वी कम टू रेनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स. अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई ऑनर दिया है, टाइटल दिया है, तो उसको आप वापस कीजिए, उसको रिनाउंस कीजिए. ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सब. ठीक है, इसके वक्त में जब ये मूवमेंट चल रहा है तो पार्टिसिपेंट्स को क्या करना है? पार्टिसिपेंट्स को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करना है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए काम करना है, मतलब समाज सेवा के लिए काम करना है, यूनिटी लानी है, अनटचेबिलिटी रिमूव करनी है. विद इन हिंदुइज्म आपको यूनिटी लानी है अनटचेबिलिटी रिमूव करके. ऑल्सो कम्युनिटी, जो इंटर कम्युनिटी यूनिटी है वो भी लानी है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ठीक है, नॉन वायलेंट रहना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सत्याग्रह है ये. सत्याग्रह जहां जहां आपको दिखेगा वहां आपको नॉन वायलेंस दिखेगा. ओके, कूल. नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी. ठीक है, नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी इंपॉर्टेंट अगेन. ये आपका एनुअल सेशन आ गया कांग्रेस का जो कि दिसंबर में होता है. नॉन कोऑपरेशन को इंडोर्स कर लिया जाता है. ठीक है, instead of having the attainment of self-government through constitutional means as its goal, the Congress decided to have attainment of Swaraj through peaceful and legitimate means. ठीक है, इसका क्या मतलब है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए. अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का क्या मतलब था कि विद इन द कन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लॉ अबाइड करते हुए आपको करना है, ऐसा मेथड आपको फॉलो करना था अभी तक कांग्रेस के हिसाब से. दिसंबर में कांग्रेस फॉर्मली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर भी लेजिटिमेट पीसफुल तरीके से स्वराज अटेन करना एक गोल बना रही है. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल को एक्सेप्टेंस मिल रहा है. ठीक है, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी आपको कांग्रेस में यहाँ पे देखने को मिलेंगे. कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है 15 मेंबर की सेटअप होती है. ठीक है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज भी सेटअप होती है ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे CWC ऑफ 15 पीपल सेटअप. ठीक है, प्रोविंशियल मतलब कि
अगर कोई चीज़ नेशनल है, प्रोविंशियल उसके नीचे आता है। तो जैसे आप बोल सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल इज लाइक स्टेट, राइट, एक यूनिट नीचे नेशन के। ठीक है, तो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज बनेंगी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, प्रोविंसेस के लिए कांग्रेस कमिटीज बनेंगी लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वार्ड कमिटीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंट्री फी को रिड्यूस किया जाएगा। एंट्री फी वाज रिड्यूस टू 4 आनाज। वाई? एंट्री फी रिड्यूस करने का क्या पर्पस होता है? एंट्री फी रिड्यूस करने का पर्पस होता है कि मासेस ज्वाइन कर पाएं, मासेस इसको ज्वाइन कर पाए फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप एंट्री फी बहुत मिनिमम इसलिए रखते हैं ताकि हर कोई ज्वाइन कर पाए, राइट। तो आप यहाँ पे एक शिफ्ट देख रहे हैं कांग्रेस में। जो कांग्रेस इनिशियली मॉडरेट्स से डोमिनेंट थी, जो कि मासेस के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती थी, वो यहाँ पे कमिटीज और एक्सेट्रा की फीस को लोअर करके एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस को एंडोर्स कर रही है। ठीक है, गांधी जी डिक्लेयर करते हैं दैट इफ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली, स्वराज वुड बी अशर्ड विद इन अ ईयर। आई हैव टू अग्री विद दिस, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आई रियली फील कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर एक्सटेंड होता फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हम स्वराज के करीब बहुत जल्दी पहुंच सकते थे। बट ये ऑब्वियसली पोस्ट एनालिसिस है, आप और मैं तो बैठ के पोस्ट एनालिसिस ही कर सकते हैं। जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर हो रहा था, जो लीडर्स वहाँ पे थे और जो सिचुएशन थी, वो तो उनके हाथ में है ऑब्वियसली। लेकिन गांधी जी का असेसमेंट भी इनिशियली ये था कि अगर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होता है, अगर आप कोऑपरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो हो सकता है स्वराज जो है हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए। इसके बाद क्या होता है? मैनी टेररिस्ट ग्रुप्स, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स। अब आप एक बात समझिए कि रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट से इसका मतलब ये नहीं है कि टेररिस्ट मतलब जैसे आप जिस टर्म में आप ले रहे हो। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट का मतलब है जो रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, आई वुड टेल यू, आई वुड ऑल्सो, ये स्पेक्ट्रम में आपके वर्ड लिखा हुआ है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू राइट दिस वर्ड, आई डोंट अग्री विद इट। रेवोल्यूशनरीज इज द वर्ड, ओके। आई डोंट अग्री विद रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एज अ वर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड इसलिए दिया हुआ है बिकॉज मे बी यहाँ पे वायलेंस जो है वो ये रेवोल्यूशनरीज फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टेरर इंड्यूस हो रहा था, तो दे हैव गिवन दिस वर्ड। आई डू नॉट अग्री विद इट एंड आई वुड टेल यू नॉट टू राइट इट इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग वर्ड। यू कैन अवॉइड दिस वर्ड। आई नो मैनी टॉपर्स राइट इट, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू राइट इट बिकॉज आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशनरीज लाइक रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, लाइक वायलेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, ठीक है, दे जॉइंट, दे प्लेज टू सपोर्ट द कांग्रेस। जिनका स्टाइल सत्याग्रह नहीं था, जिनका स्टाइल वायलेंस को इंक्लूड करता था, उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी एंडोर्स किया, प्लेज किया टू सपोर्ट द कांग्रेस प्रोग्राम। ठीक है, एट दिस स्टेज जब आप समझ रहे हो कि कांग्रेस एक नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उस टाइम पर वो बोल रही थी कि हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, हमें पीसफुल मेजर्स रखने हैं। और अगर आप छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं जो शायद कुछ कुछ वायलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके साथ आप अगर जुड़ते हैं तो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को उससे एक सेटबैक मिले, राइट। तो नहीं ज्वाइन होना चाहते थे, तो बहुत सारे लीडर्स ने कांग्रेस को इस वक्त छोड़ा। ठीक है, या फिर इस मूवमेंट को भी छोड़ा, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े, बीसी पाल, दे लेफ्ट द कांग्रेस। क्योंकि वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पीसफुल पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉफुल स्ट्रगल हो। ठीक है, लॉफुल हो, पीसफुल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। ठीक है, विद इन द कन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसीलिए बीसी पाल, जीएस खरपड़े, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, इन लोगों ने छोड़ा। ठीक है, नाउ वी कम टू सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फाउंडेड द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इन्होंने क्या शुरू किया इस वक्त? नेशनल लिबरल फेडरेशन। ओके, करेक्ट।
सो आई थिंक दैट्स इट फॉर